Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. इससे पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को कराया था ड्राइव द रिलेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल, और उसके लिए हम लोगों ने रिलेशन डेवलप किया था U बराबर हाफ LI स्क्वायर या हाफ फाई आई या फिर फाई स्क्वायर अपॉन 2L। ये सारी कथा हम लोग पिछले टर्न पे कर चुके थे। यस और नो? आज हमें उसी कड़ी में आगे बढ़ना है। अब वो मुझसे ये कह रहा है कि दो कॉइल्स हैं, दो कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए रिलेशन डेवलप कीजिए। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। तैयार हैं हम लोग? दो कॉइल्स के बीच में हम लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स की। डेरिवेशन लेंदी है, अगर एग्जाम में आता है तो 5 नंबर का आएगा। क्लियर? तो सभी लोग ऑन द बोर्ड देखेंगे ध्यान से। दो कॉइल कह रहा है, क्या कह रहा है? दो कॉइल कह रहा है और दोनों कॉइलों के बीच में मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मैं बाद में निकालूंगा, पहले इधर देखें। ये मैंने यहाँ पर एक कॉइल बना दी, ये कॉइल है, इस कॉइल में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न है वो मैंने मान लिया N1 है। कितने नंबर ऑफ टर्न है? N1। इस कॉइल का जो लेंथ है वो मैंने मान लिया L है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मैंने मान लिया A है। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अच्छी बात है, बात समझ में आ रही है सभी को? दूसरी बात, ये मैंने दूसरा सोलेनॉइड ले लिया। इस सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न मैंने मान लिया N2 है। इस सोलेनॉइड की लेंथ मैंने L मान लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मैंने E मान लिया। क्लियर? केवल नंबर ऑफ टर्न्स एक में N1 माने हैं, एक में N2 माने हैं। क्लियर? दो कॉइलें आपको दिखाई दे रही हैं। अब अगर इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लेंगे L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लेंगे L2। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यस और नो? क्लियर है? ये मैंने दो सोलेनॉइड्स बना दिए हैं। ये पहला सोलेनॉइड है जिसके अंदर मैंने आई करंट फ्लो किया है। मैंने मान लिया इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न N1 है, इसकी लेंथ L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। दूसरा सोलेनॉइड जिसका नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, लेंथ सोलेनॉइड की L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। क्लियर? सोलेनॉइड्स के सेल्फ इंडक्टेंस मैंने आपको कल परसों निकालना सिखाए थे। कॉइलों के सेल्फ इंडक्टेंस आपने निकाले थे, वैसे ही इनके भी निकालूंगा। L1 की वैल्यू निकालूंगा, L2 की वैल्यू निकालूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए तो मुझे मालूम है म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइमरी कॉइल लेते हैं, उसमें करंट की वैल्यू में चेंज करते हैं और सेकेंडरी कॉइल उसी के ऊपर लपेट देते हैं, जिससे प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस्ड होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 100% सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाए। बोला भैया? तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकाल देंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर M, L1, L2 इन तीनों के बीच में जो रिलेशन आएगा प्रूव करके वो हमारा ये आएगा, M बराबर अंडर रूट L1 L2। यही हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ क्वेश्चन है क्या। वो कह रहा है दो सोलेनॉइड्स हैं, दो सोलेनॉइड्स के सेल्फ इंडक्टेंस और उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में रिलेशन डेवलप कीजिए। तो मैंने मान लिया एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, दूसरे का L2 है, और उन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M से डिनोट करते हैं। तो इनके बीच में रिलेशन डेवलप करने के लिए कह रहा है। तो इनके बीच में जो रिलेशन आता है प्रूव करके वो ये आता है, M बराबर अंडर रूट L1 L2। ये रिलेशन है जो हमें प्रूव करना है, और यही रिलेशन हमारे लिए चिट की तरह काम करता है। ये रिलेशन मुझसे चीख चीख के कह रहा है कि पहले मैं L1 की वैल्यू निकाल लूँ, फिर मैं L2 की वैल्यू निकाल लूँ, फिर मैं M की वैल्यू निकाल लूँ, और फिर उसके बाद ये रिलेशन डेवलप कर दूँ। क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? इसका तोड़ क्या है? L1 निकाल लो, L1 निकाल लो, L2 निकाल लो और फिर M निकाल लो, और फिर ये रिलेशन डेवलप कर दो। तो करते हैं, शुरुआत करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग, इसकी समझने की कोशिश करिएगा। इसका मुझे फॉर्मूला अगर याद है M बराबर अंडर रूट L1 L2, तो मेरे सारे काम अपने आप बनते चलेंगे। कैसे बनते चलेंगे गौर से देखिए। ये मैंने पहला सोलेनॉइड मान लिया, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न N1 है, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है? तो भैया मैंने पढ़ा था बचपन में सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, रिलेशन पढ़ा था फाई बराबर Li, फाई बराबर Li हम लोगों ने पढ़ा था। तो L बराबर फाई अपॉन आई,
तो पहला सोलेनॉइड है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस मैंने L1 मान लिया, तो L1 इज इक्वल टू क्या लिखूं, L1 इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। समझ में आई बात, समझ में आ रही है सभी को? L1 इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया फाई अपॉन आई। क्लियर? या फाई 1 लिखना चाहो फाई 1 भी लिख सकते हो, जो इच्छा है वो लिख सकते हो। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? NBA cos थीटा। चूंकि अपन इस सोलेनॉइड की बात कर रहे थे, यहाँ पर N कितना है? N1 B A cos थीटा 0 अपॉन आई। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत? अच्छी बात है। L1 इज इक्वल टू N1। हाँ भैया, सोलेनॉइड के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या फॉर्मूला है? म्यू 0 NI अपॉन L, NI अपॉन L। N कितना माना है अपने? नंबर ऑफ टर्न N1। सीन क्लियर है? ए वैसा की वैसा, cos 0 कितना होता है? 1 लिखने की जरूरत है? काय की कमी पेशी और रह गई है, या आई लिख दिया, आई से आई गई। L1 बराबर आपका आ गया म्यू 0 N1 इंटू N1 A अपॉन L। कहानी समझ में आई? इक्वेशन नंबर 1 समझ में आई बात सभी को? किसी को कोई दिक्कत? ये मैंने क्या किया, ये कुछ नहीं किया, ये पहली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल दिया, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, आता है आपको निकालना। क्लियर है? अब L1 का निकाल दिया, सिमिलरली L2 का। क्लियर? तो ये तो L2 का पूरा निकालो, ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। सिमिलरली L2 बराबर क्या लिखोगे? म्यू 0 N2 स्क्वायर A अपॉन L। या तो ऐसे लिख दो, या फिर आपको पूरा ही करना है तो पूरा कर दो। सिमिलरली मैं लिख रहा हूँ L2 बराबर, फिर वही फाई अपॉन आई, या फाई 2 अपॉन आई लिखना चाहो तो फाई 2 अपॉन आई भी लिख सकते हो। ठीक है? फाई बराबर NBA cos थीटा, N कितना है अब? N2BA cos 0 डिवाइडेड बाय आई। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? L2 बराबर N2 अपॉन आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, तो म्यू 0 N की जगह N2 आई अपॉन L। ए एज इट इज, cos 0 कितना होता है? आई से आई, तो L2 बराबर क्या आ गया हमारा? म्यू 0 N2 इंटू N2 स्क्वायर A अपॉन L। इक्वेशन नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको सारी बात समझ में आ रही है? मेरा L1 आ चुका है, क्लियर? मेरे पास L2 आ चुका है, यस और नो? अब मैंने क्या किया, इसी कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल ये वाली लपेट दी। अब मुझे इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? तो यारो मैंने बचपन में पढ़ा था M बराबर फाई एस अपॉन आई पी। अगर फॉर्मूला याद हो तो आपको, M बराबर फाई एस अपॉन आई पी। तो M इज इक्वल टू फाई एस क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। बोलो भैया, तो फाई एस की जगह क्या लिखूं? N2 सेकेंडरी कॉइल है ना, N2 B A cos 0 डिवाइडेड बाय करंट कितना है? आई। बोलो भैया, आगे बढ़ जाऊं? तो M बराबर N2 एज इट इज अपॉन आई एज इट इज। अब एक बात बताओ, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड म्यू 0 NI अपॉन L। ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी सोलेनॉइड का है? प्राइमरी का होगा या सेकेंडरी का होगा? हाँ अनिल, वेरी गुड, प्राइमरी का होगा। कमीनो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल ले। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है? whenever there is a change in current in the primary coil, then an induced EMF is produced in the secondary coil. This phenomena is called mutual induction. तो म्यूचुअल इंडक्शन में सेकेंडरी कॉइल में खुद का कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता, जो भी होता है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसका आएगा? तो सफिक्स में 1 लिखना चाहूँ तो लिख दूँ? अच्छी बात है। तो बताओ भैया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड म्यू 0 N की जगह क्या लिखूं? N1 आई अपॉन L। सीन क्लियर है? N2 हो गया, अपॉन में आई भी हो गया, B1 की वैल्यू हो गई A cos 0 1, आई से आई कट गया, M बराबर हमारा आ गया म्यू 0 N1 N2 A अपॉन L। इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक नज़ारा सबको क्लियर है? मैंने क्या किया, इस कॉइल के लिए L1 निकाल दिया सोलेनॉइड के लिए,
इसके लिए L2 निकाल दिया और फिर फाइनली दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल दिया। क्लियर? अब मुझे इन तीनों के बीच में रिलेशन डेवलप करना है। मुझे मालूम है लास्ट में ले दे के मेरे पास जो फॉर्मूला आने वाला है वो ये आने वाला है, यही तो आने वाला है, मैंने बताया था अभी। और ये फॉर्मूला मेरे लिए चिट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है गौर से देखिएगा सब लोग। यहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है, ये मुझसे साफ कह रहा है L1 और L2 का क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ। L1 L2 लाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन कौन सी इक्वेशन का आप बताओ, इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? LHS में LHS का कर दूंगा, RHS में RHS का कर दूंगा। बोलो भैया। और मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट भी लेने के लिए कह रहा है। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 and taking their square roots, आप इन्हें अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर बाद में ले लें स्क्वायर रूट, या एक साथ भी कर सकते हैं। क्लियर? मैंने एक साथ कर दिया। इक्वेशन 1 और 2 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर उनका स्क्वायर रूट ले रहा हूं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई समझते हैं। ठीक है? इक्वेशन 1 ये रही हमारे पास और इक्वेशन 2 ये रही हमारे पास। ठीक है? तो सबसे पहले LHS के साथ ये काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ जाएगा बताओ, L1 L2। तो ये मैंने किया L1 L2। अब यही काम RHS के साथ करो, मल्टीप्लाई μ0 N1 स्क्वायर A अपॉन L, बोलो भैया, इंटू μ0 N2 स्क्वायर A अपॉन L। जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? मैंने दोनों इक्वेशंस का क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, टेकिंग देयर स्क्वायर रूट्स। तो ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी और इसका भी। स्टेप समझ में आया आपको? अंडर रूट L1 L2 इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा, μ0 इंटू μ0। तो μ0 स्क्वायर को अंडर रूट के बाद लिख लूं। ठीक है, हाँ कर रहा हूं। μ0 N1 स्क्वायर अंडर रूट के बाद लिख लूं, क्या आ जाएगा, N2 स्क्वायर को अंडर रूट के बाद लिख लूं, क्या लिखूं, A इंटू ए स्क्वायर अंडर रूट के बाद लिखूंगा, L इंटू एल अंडर रूट के बाद लिखूंगा। आपको स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ये पूरा टर्म हमारा जो है वो किसके बराबर है, m के बराबर है। तो अंडर रूट L1 L2 इज इक्वल टू m, है ना? तो ये रिलेशन आ गया हमारा m बराबर अंडर रूट L1 L2। कहानी समझ में आ रही है सभी को? लिसन एवरीवन। तो किसी ने अगर मुझे बोला कि दो कॉइल्स के म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो क्या हम लोग प्रूव कर पाएंगे ऐसे, m बराबर अंडर रूट L1 L2? किसी को कोई परेशानी? सबको बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? लिसन एवरीवन, मैं जो भी बात बता रहा हूँ स्पेशली मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। क्लियर? बायो वाले अपने कान बंद कर लें 2 मिनट के लिए। मैथमेटिक्स वालों, आपने पढ़ा होगा AP, GP, HP। अगर ABC GP में हो, है ना, ABC अगर GP में हो तो आपने पढ़ा होगा A अपॉन B बराबर B अपॉन C। ये आप सॉल्व करके फाइनली ऐसे लिख देते थे, B बराबर अंडर रूट AC। याद है आपको? या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे B स्क्वायर बराबर AC। ये सब एक ही बात होती है। क्लियर है? आपको मालूम है ये बात? अगर ABC GP में है तो B इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ AC। समझ में आता है? B इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ AC। लिसन एवरीवन, कल को आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करोगे तो जरूरी नहीं है वो आपको ऐसे बोले प्रूव दैट m बराबर अंडर रूट L1 L2, ऐसे नहीं बोलेगा, वो लैंग्वेज के फॉर्म में बोलेगा। प्रूव दैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू सॉलिनॉइड्स इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ देयर सेल्फ इंडक्टेंसेस। तो समझ में आया? इसका मतलब वो m बराबर अंडर रूट L1 L2 प्रूव करने के लिए बोल रहा है। कहानी समझ में आई? ये स्पेशली उन लोगों को समझा रहा हूँ जो मैथमेटिक्स वाले हैं। सीन क्लियर है? क्या हुआ, कोई परेशानी? तो ये रिलेशन हमारा आ गया। आपको एक बात और बता दूं, ये रिलेशन हमारा तब है जब हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस्ड होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 100% सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? पहले आप इतना पढ़ लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा आपसे।
आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को ये रिलेशन समझ में आ गया, m बराबर अंडर रूट L1 L2 है। ये रिलेशन मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये तब लगता है जब प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 100% सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाता है। क्लियर, समझ में आती है बात सभी को? अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों से जानना चाहता हूं। तैयार हैं हम लोग? क्या पढ़ रहे हो आप लोग? क्यों पढ़ रहे हो? पेपर देंगे? पेपर देंगे? सपोज करिए 100 नंबर को पेपर पाओ, मान लो का 100 नंबर को पेपर पाओ। जितने भी विद्यार्थी 100 नंबर के पेपर को देंगे, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। जितने भी विद्यार्थी 100 नंबर के पेपर को देंगे तो सबके कुछ ना कुछ नंबर आएंगे। किसी के 100 में से 150, किसी के 100 में से 200। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मालूम है 100 नंबर का पेपर है तो 150 200 कैसे आ जाएंगे? 125 कहते तो चलते, 125 नहीं आएंगे, कितने आ जाएंगे? 100 में से नंबर अगर देने तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 आ जाएंगे, या फिर हमेशा 100 कम ही आएंगे, 100 के ऊपर तो नहीं आएंगे ना। जितने भी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को देंगे तो उनके मार्क्स का कुछ ना कुछ रेशो एग्जाम में दिखाया जाएगा कि भैया इतने में से इतने नंबर आए हैं, फलाने नंबर आए हैं, नहीं आए, ऐसे देखो नहीं देखो, देखो सबको कुछ ना कुछ रेशो के फॉर्म में वैल्यू देगा। जितने भी विद्यार्थी उस पेपर को देंगे तो उनको कुछ ना कुछ एक रेशो दिया जाएगा, सही बोल रहा हूँ? उस रेशो की वैल्यू होगी, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, वो वैल्यू बतानी है जो सबके लिए फिट है कि हाँ भाई इतने में सारे आ जाएंगे। मेरा पहला ऑप्शन, मेरा दूसरा ऑप्शन ग्रेटर देन 1, मेरा तीसरा ऑप्शन लेस देन एंड इक्वल टू 1, मेरा चौथा ऑप्शन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। सभी विद्यार्थी के नंबर इनमें कौन सी कंडीशन के अंदर सेटिस्फाइड हो जाएंगे? हैं? कौन सा जो सी वारो, कौन सा जो सी वारो, कौन सा जो सी वारो? हाथ खड़ा करे भाई, फिर मैं देखूं कौन सा जो सी वारो। हाँ तो सी इज द राइट आंसर। बाकी लोगों के दिमाग काम ना कर रहे, कहीं तो ताली बजावे लायक ही रह गए हैं अभी। तो सी वाला सही क्यों है, समझ में आई बात? लिसन एवरीवन, जितने भी विद्यार्थी हैं, मुझे मालूम है अगर कोई बच्चा एक आइडियल स्टूडेंट है, आइडियल स्टूडेंट का मतलब ये है जितना मैं पढ़ा रहा हूं पूरा के पूरा बाकी दिमाग में जा रहा है, इसको बोलते हैं आइडियल कपलिंग। जितना मैंने पढ़ा दिया उतना पूरा की पूरा उसने लपक लिया, नहीं यही बात समझ? ये क्या है? आइडियल कपलिंग। लेकिन आइडियल तो इस दुनिया में कुछ भी होता नहीं है। अच्छा आइडियल कपलिंग होगी तो आप कैसे स्टूडेंट होंगे? आइडियल स्टूडेंट। और अगर आप आइडियल स्टूडेंट होंगे तो नंबर क्या आएंगे? 100। तो 100 में से 100 आएंगे, 100 में से 100 आएंगे तो इस रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। सही बोल रहा हूँ? यानी अगर आइडियल कपलिंग है तो मार्क्स का जो रेशो आएगा बच्चे का वो 1 आएगा इक्वल टू। और अगर बच्चा आइडियल नहीं है, अगर बच्चा आइडियल नहीं है तो ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे वाले नंबर से कम होगा। सपोज करो मैंने मान ली 50, क्लियर? तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये जो रेशो आएगा वो 1 से छोटा आएगा या बड़ा आएगा? छोटा आएगा। जितने भी बच्चे होंगे, अगर आइडियल बच्चा हुआ तो 100 में से 100 यानी बराबर 1 आ जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर बच्चा आइडियल नहीं है तो ये नंबर हमेशा नीचे वाले नंबर से छोटा होगा। तो रेशो निकालोगे तो हमेशा 1 से कैसा आएगा? कम आएगा। यानी कहानी क्या हो जाएगी? लेस देन एंड इक्वल टू 1। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है सभी को? जितने भी विद्यार्थी पेपर देंगे उनका जो मार्क्स का रेशो होगा दैट वुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 1। कहानी समझ में आ रही है? लिसन एवरीवन, यहां पर ये जो मैंने डेरिवेशन किया है ये मैंने ये मानकर किया है कि प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 100% सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत इधर उधर लीकेज हो जाता है। तो अगर लीकेज हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है, m बराबर k अंडर रूट L1 L2। क्लियर है? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस रिलेशन को ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर k जो है, k को बोलते हैं कपलिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं k को? कपलिंग कोफिशिएंट। अगर आइडियल कपलिंग हो रही होगी तो k का वैल्यू 1 होगा। k का वैल्यू 1 रखोगे यही बन जाएगा अगर आइडियल कपलिंग है। लेकिन जरूरी तो नहीं है आइडियल कपलिंग हो, है ना?
तो ऐसी सिचुएशन में अगर आइडियल कपलिंग नहीं हो रही है तो K की वैल्यू हमेशा 1 से कैसी होगी, छोटी होगी। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत, कहानी समझ में आ रही है। K यहाँ पर क्या है, कपलिंग कोफिशिएंट। कई बार एक आध नंबर की डेफिनेशन में पूछ सकता है आइडियल कपलिंग क्या होती है, तो उसको बोलना प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जब 100% सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाए तो उसे हम लोग आइडियल कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडियल कपलिंग बोलते हैं। क्लियर है। कोई पूछे कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, कपलिंग कोफिशिएंट, ये जो K है कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, तो ऑलवेज से लेस देन एंड इक्वल टू 1। क्लियर। लेकिन अगर कोई पूछे आइडियल कपलिंग के लिए कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू, तो K इज इक्वल टू 1। क्लियर है, कहानी समझ में आ रही है। इसके बाद एक नोट दिया है, उसे पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया है एडी करंट। एडी करंट को हम लोग एडी करंट एडी वर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है, नहीं मालूम। एडी वर्ड का मतलब होता है भंवर, भंवर भंवर। अब अपन भंवरू ना समझता, अपनी तो हिंदी खराब है। क्लियर। भंवर का मतलब होता है मैं आपको बताऊं, जैसे कहीं पे तुमने देखो होगा वॉश बेसन में पानी घूमत वो जाता है, चुचियात वो चलो जाता है। क्लियर। तो वो जो घूमता हुआ पानी जा रहा है वो क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ भंवर। बाढ़ें आ रही हैं, रोडन पे पानी बह रहा है, बीच में कितना गड्ढा बनो तो तुमने जो देखो होगा घूमत वो पानी जाता है, वो क्या है, भंवर। कहीं उनकी चांद में भौरी होती है। क्लियर। भंवर। बस एनफ, बात करवे की ना कह रहा हूं। तो भंवर समझ गए। भंवर जो होता है वो क्लोज होता है। चलो अच्छी बात है, भंवर समझ गए आप। क्वेश्चन है मेरे सामने, डिफाइन एडी करंट। आपको बता दूं एडी करंट को फोकाल्ट्स करंट भी बोला जाता है, और फोकाल्ट्स करंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बारे में साइंटिस्ट फोकाल्ट्स ने बताया था। क्लियर। कोई पूछे एडी करंट के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया, तो बोलना फोकाल्ट्स ने बताया, इसीलिए हम लोग इसे फोकाल्ट्स करंट भी बोलते हैं। क्लियर। एडी करंट इज ऑल्सो नोन एज फोकाल्ट्स करंट। एडी भंवर की तरह क्लोज लूप में होता है। क्लियर। इसीलिए इसका नाम पड़ा है एडी करंट। अब एडी करंट होता क्या है, तो भैया एडी करंट तो गया तेल लेने। पहले मुझे एक बात बता दो, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देन induced EMF or induced current is produced inside the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. तो मैं को नई बात ना कर रहा हूं, मैं बात वही पुरानी वारी कर रहा हूं। क्लियर। जब कोई मेटेलिक प्लेट, क्या, जब कोई मेटेलिक प्लेट किसी चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा होता है, और इसी इंड्यूस करंट को हम लोग एडी करंट बोलते हैं। ये करंट क्लोज्ड लूप के फॉर्म में होता है, इसलिए हम लोग इसे एडी करंट बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात। यानी जब भी कोई मेटेलिक प्लेट किसी मैग्नेटिक फील्ड या चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है। ऐसे इंड्यूस करंट को हम लोग एडी करंट बोलते हैं। इसे साइंटिस्ट फोकाल्ट ने इन्वेंट किया था, इसलिए इसे हम लोग फोकाल्ट्स करंट भी बोलते हैं। सुनते जाए ध्यान से। एडी करंट की ये क्वालिटी होती है कि ये हमेशा मोशन का अपोज करते हैं। एडी करंट क्या करता है, हमेशा मोशन का अपोज करता है। अब एडी करंट मोशन का अपोज करेगा तो जाहिर सी बात है किसी चीज की स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा, घटाएगा। किसी चीज की स्पीड को घटाएगा, यानी एडी करंट मोशन का अपोज करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं ब्रेक्स में इस्तेमाल कर सकता हूं, ब्रेक्स। क्लियर। क्लियर, बात समझ में आ रही है सभी को। तो देखें हम लोग ध्यान से ऑन द बोर्ड, ये देखिए, ये जो मैंने ये क्रॉस क्रॉस करके बनाया है, बता सकते हैं मुझे ये क्या बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इनवर्ट डायरेक्शन है। सीन क्लियर है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोई एक मेटेलिक प्लेट है, क्या है ये, इस मेटेलिक प्लेट को मैं यहां पर मूव करा रहा हूं। क्लियर। ये मेटेलिक प्लेट को मैं यहां पर मूव करा रहा हूं। तो जब ये मेटेलिक प्लेट किसी चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगी तो इसके अंदर एक करंट पैदा हो जाता है। काय की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से, और इसी करंट को हम लोग बोलते हैं एडी करंट।
साइंटिस्ट फोकाल्ट ने इसके बारे में बताया था, इसलिए हम इसे फोकाल्ट्स करंट भी बोलते हैं। एडी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो करंट होता है वो क्लोज्ड लूप के फॉर्म में होता है, इसलिए हम लोग इसे एडी बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूं, जब भी कोई मेटेलिक प्लेट किसी चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसके अंदर एक करंट पैदा हो जाता है। ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं एडी करंट। एडी करंट की ये क्वालिटी होती है कि ये मोशन का अपोज करती है। एडी करंट क्या करता है? मोशन का अपोज करता है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये मोशन का अपोज करेगा तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ब्रेक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि एडी करंट का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में करते हैं। काय में करते हैं? इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में करते हैं। आपने देखा होगा ट्रेनें चलती हैं, ट्रेन आते आते जब प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो एक आवाज़ आती है, एयर ब्रेक लगाती है वो, तो वो जो एयर ब्रेक होते हैं उसमें एडी करंट का ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। समझ में आ रही है बात? इसके अलावा चूँकि एडी करंट मोशन का अपोज करते हैं, कोई भी चीज़ अगर मोशन का अपोज करेगी तो वो चीज़ गर्म हो जाएगी। जैसे जो तमाम मोह हैं और जो घूसा है, क्लियर, जो घूसा न्यो में आओ तो तमाम मोह में घूसा को अपोज कर रहा है, तो तमाम मोह अगर मैं घूसा को अपोज कर रहा हूँ तो मोह कैसा हो जाओ? गर्म है जाओ। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग भट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्नेस में। क्लियर, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एडी करंट का इस्तेमाल हम लोग इंडक्शन फर्नेस में करते हैं। काहे में करते हैं? इंडक्शन फर्नेस में, इंडक्शन मोटर में, इन सभी जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने बोला था एडी करंट मोशन का अपोज करता है, तो याद करो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाए थे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जब कॉइल घूमती थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसके अंदर एडी करंट पैदा होते थे, और एडी करंट मोशन का अपोज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता था? घूमती हुई कॉइल रुक जाती थी। क्लियर, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एडी करंट का इस्तेमाल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाने के लिए भी करते हैं। क्लियर, किसी ने पूछा व्हाट आर द यूजेस ऑफ एडी करंट, तो आप उसे बोलना इंडक्शन मोटर में इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, ब्रेक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडक्शन फर्नेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन मेकिंग द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डेड बीट। कहानी समझ में आ रही है? ये एडी करंट के क्या हो गए? यूजेस। ठीक है, दूसरी बात, एडी करंट कैसे पैदा होता है? तो जब भी कोई मेटेलिक प्लेट किसी चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसके अंदर एक इंड्यूस करंट पैदा होता है। इसी इंड्यूस करंट को हम लोग एडी करंट बोलते हैं। एडी करंट हमेशा मोशन का अपोज करते हैं। क्लियर है? एडी करंट समझ में आ गया, एडी करंट के फायदे समझ में आ गए। अब एडी करंट के नुकसान, डिसएडवांटेजेस। एडी करंट के कारण, करंट है तो एडी करंट के कारण बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाती है। क्लियर, क्योंकि किसी जगह एडी करंट बह रहा है, एडी करंट मोशन का अपोज कर रहा है, तो मोशन का अपोज करेगा तो चीज़ें गर्म हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी तो बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। क्लियर, तो एडी करंट का एक डिसएडवांटेज क्या है कि एडी करंट के कारण बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाती है। क्लियर, अब हमें इस लॉस को क्या करना है? कम करना है। तो पूछ रहा है कि इस लॉस को कम कैसे किया जाता है। तो एक बार बताओ, लॉस हो काय की वजह से रहा है? एडी करंट की वजह से हो रहा है। एडी को 2 मिनट के लिए साइड छोड़ो, करंट की वजह से हो रहा है। मैं चाह रहा हूं ये लॉस कम हो, तो मैं क्या चाहूंगा? एडी करंट ज़्यादा पैदा हो या कम पैदा हो? अब मैं चाह रहा हूं एडी करंट कम पैदा हो। किसी जगह करंट कम कब पैदा होगा? जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर मुझे एडी करंट कम करना है तो मुझे कैसे भी करके क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आई बात? ओके, तो सुने, एडी करंट को कम करने के, मैंने पढ़ा अभी 2 मिनट पहले कि एडी करंट के कारण बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो उस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो मेटेलिक प्लेट होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, उस मेटेलिक प्लेट को सॉलिड फॉर्म में ना लेकर पतली पतली पत्तियों के फॉर्म में ले लेते हैं। पतली पतली स्ट्रिप्स ले लेते हैं, पत्तियाँ, और पत्ती के ऊपर पत्ती, पत्ती के ऊपर पत्ती, पत्ती के ऊपर पत्ती, और बीच में पेंट और वार्निश का लेयर लगा देते हैं। इसको बोलते हैं लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। क्या बोलते हैं इसे? हाँ, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पतली पतली लोहे की पत्तियाँ लेते हैं, पत्ती के ऊपर पत्ती, पत्ती के ऊपर पत्ती करके लगा देते हैं, और बीच में पेंट और वार्निश का लेयर लगा देते हैं। इसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। अब ऐसा करने से आप ही सोचो क्या हुआ होगा? ऐसा करने से बढ़ जाता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एडी करंट कम पैदा होगा, और एडी करंट कम पैदा होगा तो बहुत सारी एनर्जी जो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो रही है वो कम हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही है? एडी करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 10 साल के अनसॉल्व्ड उठा के देखोगे तो 12 बार आपको मिल जाएगा।
सप्लीमेंट्री में आया 2 बार। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो ये जो है, लिसन एवरीवन, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनो कैसे आएगा। लिसन, सुन ले एक बार ध्यान से। वो बोलेगा डिफाइन एडी करंट्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्लियर, क्लियर। और जो लॉस होता है यहाँ पर उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो सुने, मैं एक बार में पूरा आंसर बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाना बस। Whenever a metallic plate is moving in a changeable magnetic field, then due to change in magnetic flux, an induced current is produced. This induced current is called eddy current. It is always in the form of closed loop. Clear? Advantages: electric brakes में इसका इस्तेमाल करते हैं। In making the moving coil galvanometer dead beat, induction furnace, induction motor, इनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। Disadvantage: इसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाती है। इसकी रेमेडी क्या है? इसके लिए हम लोग मेटेलिक प्लेट को सॉलिड फॉर्म में न लेकर पतली पतली स्ट्रिप्स के फॉर्म में लेते हैं। पत्ती के और पत्ती, पत्ती के और पत्ती, बीच में पेंट और वार्निश का लेयर लगा देते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट कम हो जाता है। कहानी समझ में आ रही है सभी को? फटाफट पूरी कहानी पढ़ लें एडी करंट की। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय।